तारीख थी 4 जुलाई 2017। पिछले दिनों इलाके में घटी एक घटना की वजह से कर्नाटक के दक्षिण कन्नाडा जिले के बटवाल तालुके में धारा 144 लगी हुई थी, मगर प्रशासन की ओर से दी गई ढील के बीच दुकानें खुली थीं। हर दिन की तरह उस दिन भी आसपास के ही रहने वाले शरद मादीवाल अपनी लॉन्ड्री शॉप पर आए थे, मगर हर रात की तरह शरद अपनी दुकान से घर वापस नहीं जा पाए, बल्कि उस रात उन्हें उनकी दुकान से सीधा अस्पताल ले जाना पड़ा। और जब अस्पताल से वो घर पहुंचे तो कफन में लिपट कर पहुंचे। तो आखिर शरद माड़ीवाला के साथ क्या हुआ था और उनकी हत्या किसने की थी? हत्या की वजह क्या थी? इलाके में धारा 144 क्यों लगाई गई थी और इस मामले में पहले और बाद में क्या हुआ था? तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको सबसे पहले शरद माड़ीवाला के बारे में बताते हैं। शरद कर्नाटक के दक्षिण कन्नाडा जिले के बटवाल तालुके में रहने वाले थे। इसी जिले के बीसी रोड पर शरद अपनी उदय लॉन्ड्री नाम की दुकान चलाया करते थे। इसके अलावा शरद आरएसएस के भी एक्टिव मेंबर थे और इलाके में सोशल वर्कर के तौर पर अपनी अलग पहचान रखते थे। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उनके चाहने वालों की संख्या भी ज्यादा थी। इलाके में उनके लोकप्रिय होने की एक वजह ये भी थी कि सुबह सुबह रोजाना शरद पास ही के एक मंदिर परिसर में आसपास के लोगों को मुफ्त में योगा सिखाते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी विवादों से इनका कोई नाता नहीं था। वो सामान्य जीवन जी रहे थे और अपने परिवार की देखभाल कर रहे थे। हमेशा की तरह 4 जुलाई 2017 को भी शरद सुबह सुबह उठे और अपने रूटीन के मुताबिक पास के मंदिर चले गए, जहां उन्होंने लोगों को योगा सिखाया और कुछ देर बाद वापस घर आ गए और तैयार होकर अपनी शॉप पर चले गए। दिन भर सब कुछ ठीक था। अब रात हो चली थी। आसपास के दुकानदार अपनी अपनी दुकानों का शटर बंद करने लगे थे। रात के 9:20 हो रहे थे, इसलिए शरद ने भी अब दिन भर का हिसाब किताब करने के बाद दुकान को बंद करने का फैसला किया और घर जाने की तैयारी करने लगे। सब हिसाब करने के बाद वो अपनी दुकान से बाहर निकले और दुकान का शटर बंद करने लगे। अभी उन्होंने अपनी दुकान का शटर पूरी तरीके से बंद भी नहीं किया था। अचानक एक तेज रफ्तार चलती हुई बाइक ठीक उनके दुकान के सामने रुकी। उस बाइक पर 3 लोग सवार थे। शरद कुछ समझ पाते उससे पहले ही बाइक पर से 2 लोग उतरे और जैसे वो शरद के करीब पहुंचे तो उन्होंने अपने पास से छुपाकर लाए गए चाकुओं से शरद पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शरद जमीन पर गिर गए। शरद पर इतनी बेरहमी से हमला किया गया था कि उन्हें मदद के लिए चिल्लाने तक का मौका भी नहीं मिला। जमीन पर गिरते ही वो बिल्कुल खामोश हो गए क्योंकि रात हो रही थी। ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके जा चुके थे और जो कुछ दुकानें खुली हुई थी वो दुकानदार ग्राहक ना होने की वजह से दुकान के अंदर ही बैठे थे, इसलिए उन्हें भी पता नहीं चला कि बाहर क्या हुआ है। हालांकि बाइक की तेज गति से आने और जाने की वजह से उनके पड़ोसी दुकानदार परवीन को कुछ अजीब लगा। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि शरद खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए हैं। शरद की हालत देख परवीन ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। परवीन की आवाज सुनकर उनकी दुकान से कुछ दूरी पर मोहम्मद रऊफ की दुकान थी, जो वहां आ जाते हैं और आसपास कोई गाड़ी देखते हैं जिससे कि शरद को अस्पताल ले जाया जा सके, मगर उस समय वहां कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। तो रऊफ भागकर अपनी ऑटो रिक्शा लाते हैं जिससे वो अपनी दुकान के लिए सामान लाया करते थे। परवीन और रऊफ शरद को लेकर सीधे पास के सरकारी अस्पताल गए। वहां पर तत्काल इलाज शुरू किया गया। इसी बीच शरद के परिवार वालों को भी घटना की जानकारी दी गई। वो लोग भी तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। शरद की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो परिवार वालों ने शरद को सरकारी अस्पताल से निकालकर प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। इधर सुबह तक ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि आरएसएस के एक्टिव कार्यकर्ता शरद पर चाकुओं से हमला किया गया है। इस कारण लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग शुरू हो गई। लोग लगातार शरद के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे, मगर 7 जुलाई 2017 को शरद जिंदगी की जंग हार गए और गहरे जख्मों की वजह से उनकी मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस पर दबाव बनाया जाने लगा कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी और पुलिस ने शुरुआती जांच में ही पता लगा लिया कि इस मामले में पीएफआई और एसडीपीआई पार्टी के मेंबर का हाथ है। पुलिस ने तुरंत इससे जुड़े लोगों को उठाना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी 21 साल के मोहम्मद शरीफ को बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक शरीफ ने शरद पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए थे। पुलिस के मुताबिक इस हमले की प्लानिंग करने में तथा शरीफ को गाड़ी व अन्य चीजों में और कई लोगों ने मदद की थी, इसलिए पुलिस ने 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। मामला दर्ज करने के कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस ने लगभग 10 लोगों को उठा लिया था, लेकिन अब तक इस मामले के मुख्य आरोपी शरीफ को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, इसलिए पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था।
मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में हो रही देरी की वजह से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भी ये आरोप लग रहे थे कि सरकार आरोपियों को बचाने पर काम कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक यूनिट के बड़े नेताओं ने खुलेआम ये आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि शरद पर यह हमला इस क्षेत्र के विधायक रामनाथ राय ने ही करवाया है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार 23 अगस्त 2017 को पुलिस ने इस हमले के मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद शरीफ पीएफआई का एक्टिव मेंबर था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस तुरंत शरीफ को रिमांड पर लेती है और फिर सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शरद पर हमला करने वाला दूसरा व्यक्ति सिकंदर शफी था, जिसे पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई थी। इसलिए अब पुलिस हमले के दूसरे आरोपी सिकंदर शफी की तलाश में लग गई। पुलिस ने जब हमले के मुख्य आरोपी शरीफ से और पूछताछ की तो इस हमले के कारण का भी खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बदले की भावना से की गई हत्या थी। दरअसल कर्नाटक का पटवल जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग सभी पार्टियों की पकड़ बराबर है। यहाँ हिंदू आबादी के साथ साथ मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है। समय के साथ धार्मिक संगठनों की बढ़ती मौजूदगी व सांप्रदायिक मामलों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि यहाँ 2015 से जुलाई 2017 के बीच सांप्रदायिक घटनाओं के 129 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें किसी भी एक पार्टी का कोई भी भारी योगदान नहीं था, बल्कि ये कहा जा सकता है कि ये सब बराबर के जिम्मेदार थे। ये हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। ऐसे ही एक सांप्रदायिक हमला 26 मई 2017 को मोहम्मद माशिर, माशूक और जमाल नाम के 3 युवकों पर किया गया था। हालांकि इस हमले में इन तीनों की जान बच गई थी। इन 3 युवकों पर हमला करने के आरोप में मिथुन पुजारी, यतिन और अमित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनमें से मिथुन हत्या के मामले में जेल से बेल पर बाहर आ गया था। इस मामले के बाद इलाके में तनाव फिर से बढ़ गया था। इसी के बाद हालत को देखते हुए 26 मई 2017 को पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस की सख्ती काफी बढ़ चुकी थी, मगर इसके बावजूद एक संगठन के कार्यकर्ता दूसरे संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमले की फिराक में लगे रहते थे। इसी तनाव के बीच 21 जून 2017 को मोहम्मद अशरफ नाम के एक युवक की हत्या हो जाती है। अशरफ एक पार्टी से जुड़े थे और वो इसी इलाके में बीड़ी का काम किया करते थे। 21 जून 2017 को अशरफ एक जगह माल की डिलीवरी के लिए गया हुआ था। तभी एक संगठन के लोगों की भीड़ उसके पीछे लग जाती है और कुछ ही देर बाद वो भीड़ अशरफ को पकड़ लेती है और अशरफ की हत्या कर दी जाती है। अशरफ की हत्या के आरोप में पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार करती है, जिसमें पवन कुमार, संतोष कुमार, शिव प्रसाद, रंजीत और अभिन राय शामिल थे। ये सभी पटवल के रहने वाले थे। शरद माड़ीवाला की हत्या के आरोप में जब शरीफ समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था तो पूछताछ में खुलासा हुआ कि 4 जुलाई को हुई शरद की हत्या 21 जून को हुई अशरफ की हत्या का बदला था। भले ही शरद के हत्यारे इस अशरफ की हत्या का बदला बता रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि अशरफ की हत्या में शरद का कोई भी हाथ नहीं था और वो कहीं से भी किसी पॉलिटिकल मर्डर में शामिल नहीं पाए गए थे। उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसके बावजूद शरद को ऐसे गुनाह की सजा मिली जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं था। पुलिस ने शरद की हत्या के आरोप में 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी और फिर पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मगर इस मामले के दूसरे आरोपी सिकंदर शफी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। पुलिस सिकंदर को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही थी, मगर पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। मगर बाद में खुलासा हुआ कि शरद की हत्या करने के बाद सिकंदर रातों रात विदेश भाग गया था, जहाँ से वो अब तक नहीं लौटा है। वैसे पुलिस ने जिन 18 लोगों को गिरफ्तार किया था उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसको सुनकर यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। सभी आरोपियों पर हत्या की धारा समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि समाज में एक संदेश जाए और इस तरह की हत्याएं बंद हों। लेकिन उम्मीद से उलट इस हमले के मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तारी के 10 महीने बाद ही कर्नाटक हाईकोर्ट से बेल मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस केस के मुख्य आरोपी के अलावा 15 आरोपियों को भी धीरे धीरे बेल मिल जाती है और आज सभी सलाखों के बाहर आजाद घूम रहे हैं, जबकि शरद का परिवार जवान बेटे के गम में घुट घुट कर मर रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की थी, लेकिन शरद के पिता के मुताबिक पुलिस उन तीनों आरोपियों के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई। इस कारण केस काफी कमजोर हो गया। शरद के परिवार का भी ये मानना है कि हत्या की साजिश में शामिल काफी लोग यूं ही छोड़ दिए गए। शरद के पिता कभी भी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हुए। यही वजह थी कि 2018 कर्नाटक चुनाव के समय जब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक गए थे तो उन्होंने शरद के घर जाकर उनके पिता से मुलाकात की थी और शरद के पिता ने अमित शाह से इस केस की जांच कराने को भी कहा था।
शरद के पिता ये भी आरोप लगाते हैं कि उनके बेटे के नाम पर चुनाव में खूब राजनीति हुई और फायदा भी उठाया गया, मगर तब भी उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिल सका। हाल के समय में इस तरह की हत्याओं की बात करें तो इसी क्षेत्र में 2022 के जुलाई महीने में 10 दिन के अंदर इस तरह की 3 हत्याएं हो चुकी हैं। सबसे पहले 21 जुलाई 2022 को बेलरी के रहने वाले 18 साल के मसूद की हत्या कर दी गई। हत्या का कारण ये था कि किसी बात को लेकर मसूद की कहासुनी यहीं के रहने वाले सुधीर नाम के लड़के से हो गई। थोड़ी बहुत कहासुनी के बाद मसूद अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद सुधीर ने मसूद के पास मंदिर में ये कहते हुए बुलावा भेजा कि वो झगड़े को रफा दफा करना चाहता है। ये सुनकर मसूद भी वहाँ जाने को तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही मसूद मंदिर पहुंचा तो वहाँ 8 से अधिक संख्या में मौजूद सुधीर के दोस्तों ने मसूद की हत्या कर दी। मसूद की हत्या के बाद एक बार फिर से इलाके में तनाव बढ़ गया। इसी तनाव के बीच 26 जुलाई 2022 को प्रवीण नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। प्रवीण युवा मोर्चा के नेता थे। पुलिस की शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि प्रवीण की हत्या मसूद की हत्या के बदले में की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हत्या के बदले हत्या का ये दौर यही नहीं था। वहाँ प्रवीण की हत्या के 2 दिन बाद यानी 28 जुलाई को मोहम्मद फाजिल नाम के एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। फाजिल पर 4 लोगों ने चाकुओं से हमला किया था। चारों ने चेहरा छिपाया हुआ था। बाद में पुलिस ने धार्मिक संगठनों से जुड़े 21 लोगों को उठाया था, जिसमें 6 लोगों को फाजिल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर कहें, कर्नाटक राजनीति में वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है उसका कोई भी अंत नजर नहीं आता है। हालांकि इसको रोकना संभव नहीं है। अगर धर्म की राजनीति बंद हो तो ऐसी घटनाएं भी बंद हो सकती हैं। हम सबको यहाँ महात्मा गांधी के इस कथन को भी याद रखना चाहिए, आंख के बदले आंख का सिद्धांत सारी दुनिया को अंधा कर देगा। तो ये थी शरद माड़ीवाला के मर्डर केस की पूरी कहानी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आगे इतनी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।